वो उसके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर आप उस एक्सपीरियंस को स्पॉइल कर देते हो तो आप अपनी पूरी हेरिटेज को स्पॉइल करते हो। सर तो फेवरेटिज्म जो चलता है, जो अपने नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा देखते हैं, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप? कस्टमर इज अ किंग व्हेन दे बाय योर प्रोडक्ट। इफ दे विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट तो वो कस्टमर किंग कैसे होगा? ऑलरेडी इतना सैचुरेटेड मार्केट है और ऐसे डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल ब्रांड्स है, तो इसमें यू हैव टू बी ऑन द टॉप। उनको भी हनुमान की जरूरत पड़ी, उनको लक्ष्मण की जरूरत पड़ी, नल, नील, सुग्रीव, जामवंत सबकी जरूरत पड़ी। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें टीम वर्क बहुत जरूरी है। अगर आप ड्रीम बिग करोगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे, ये मेरा विश्वास। कैन स्पिरिचुअलिटी एंड बिजनेस कोएग्जिस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रोफेशनलिज्म? तो अगर आपकी एक क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर दूसरे को भी लेने ट्राई करने की कोशिश करेगा, और एक बार ट्राई कर। सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स ही ह्यूमन रिसोर्स होने वाला है। क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे मेंटेन करते हो, उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तीनों चीज़ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारीता, पारदर्शिता और इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को कैसे प्रमोट करते हो, कैसे आप डेवलप करते हो? हाउ डू यू बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? साथ में लेके अपने प्रॉफिट ही हर एक चीज का मकसद नहीं होता है। देखिए, हमारे प्रथम अतिथि एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपना 35 साल से भी ज़्यादा समय व्यवसाय को दिया है। इनको 135 से भी अधिक वर्षों की ऐतिहासिक विरासत संभालने वाले एक प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह के प्रबंध निर्देशक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने न केवल व्यापार को ही नई ऊंचाई पर पहुंचाया, बल्कि नेपाल वेजिटेबल एंड घी ऑयल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनकर पूरे उद्योग को भी एक नई दिशा दी है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के नाते इनको दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि इन्होंने नेपाल में क्रूड सनफ्लावर ऑयल की प्रोसेसिंग शुरू की, जो आज देश के हर घर की पहली पसंद बन चुका है। व्यापार के साथ साथ समाज के प्रति इनका ऐसा संवेदनशीलता के कारण कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम से भी इनको योगदान को विशेष रूप में सराहा गया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई द्वारा औद्योगिक विकास के लिए सम्मानित और मर्चेंट एसोसिएशन मोरंग से हाईएस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे अगले अतिथि एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर और ग्लोबल लीडर है जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही अपना बिजनेस का सफर शुरुआत कर दिया था। इन्होंने बॉर्न इन नेपाल के एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में पहचान दिलाई। ये इन्हीं की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आज नेपाल से बने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स अमेरिका, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के 45 से अधिक देशों में अपने धाक जमा रखी है। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक पोर्टफोलियो बनाने के इस अद्भुत कीर्तिमान के कारण ही इनका नाम लंदन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी बड़े गर्व के साथ दर्ज किया गया है। इन्हें फोर्ब्स इंडिया द्वारा अनस्टॉपेबल बिजनेस लीडर और फॉर्च्यून इंडिया एक्सचेंज द्वारा दुनिया की सबसे प्रभावशाली बिजनेस हस्तियों में शामिल किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2024 में यूके पार्लियामेंट में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया और नेपाल जैसिस द्वारा आउटस्टैंडिंग यूथ आइकन भी चुना जा चुका है। एक प्रोफेसर, मेंटोर और वैश्विक पटल पर देश का नाम रोशन करने वाले इस युवा आइकन का आइए हम सब मिलकर ओम अरहम के साथ स्वागत करते हैं। हम अब मिस्टर विकास जी और मिस्टर आशीष जी को स्टेज में आमंत्रित करना चाहते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू विकास जी और आशीष जी, आप लोग अपने अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए। और ये हम लोग का सेशन नॉर्मली ऐड ऑन किया कि बिज़नेस रिलेटेड भी थोड़ा हमारे कम्युनिटी को भी आइडियाज़ हो, आपके एक्सपीरियंस शेयर्स हो, तो उसी रिलेटेड है जहाँ पे हम लोग 3-4 कैटेगरीज कवर करेंगे। तो उसी में हम लोग चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
विकास जी को मेरा रहेगा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक ऑन अ लीडरशिप रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रोल लेने के लिए क्या चीज़ ने इंस्पायर किया? जैसे कि आपका बिजनेस लीगेसी बिजनेस भी है जो लॉन्ग टाइम से रन हो रहा है, तो आपको क्या चीज़ ने इंस्पायर किया? जैसे आपने कहा कि लेगेसी बिजनेस, 135 साल की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना में ही एक बहुत बड़ी बात थी। जो 100 साल से भी ज़्यादा जो हमारे पूर्वजों ने फार्मर्स को, हमारे कस्टमर को, हमारे जो साथ में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को आगे बढ़ाना ही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने ऑलवेज़ एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, इनोवेशन करो, क्योंकि आज चेंजिंग ज़माना है, बहुत फास्ट चेंज होता है। आपको इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको ऑलवेज़ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और आपको ऑलवेज़ थिंक बिग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्रीम बिग करोगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है। नाइस इन्फॉर्मेशन। अब मेरा क्वेश्चन डॉक्टर आशीष शर्मा जी के लिए, आपका थियोरेटिकल नॉलेज आपको स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने में कैसे हेल्प किया है, और एक नेपलीज बेवरेज कंपनी को स्टार्ट करने में आपका इंस्पिरेशन क्या था? हेलो, थैंक यू। पहली बात तो बेवरेजेस से रिलेटेड मेरी कोई थियोरेटिकल नॉलेज एक्चुअली नहीं है। मैंने अपनी पढ़ाई इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट में किया था। बेवरेजेस एक शौक थी मेरी, मुझे कलरफुल बहुत पहले से पसंद है। मैंने उस शौक में एक अपॉर्चुनिटी देखी नेपाल में, और देखा कि अगर हम कोशिश करें, इफ़ यू ट्राई, मे बी वी कैन गिव समथिंग दैट नेपाल कैन बी प्राउड ऑफ। और इसी जद्दोजहद में ये बॉर्न इन नेपाल का कॉन्सेप्ट आया। इसमें बोलते हैं मेरे दादाजी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे दादाजी के पंडित थे, और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि बेटा, तू कभी भी अपने देश के लिए काम करेगा, अपने धर्म के लिए काम करेगा, अपने ब्रह्म के लिए काम करेगा, तो कभी पीछे हटेगा नहीं। उसी संस्था में, उसी संस्कार में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। तो हाँ, विथ एजुकेशन योर एबिलिटी टू अब्जॉर्ब नॉलेज इंक्रीजेस, बट बहुत सारी जगह में जो आपकी चॉइसेस हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, या जो आपकी हॉबीज़ हैं, आप उसको भी कमर्शियलाइज कर सकते हैं। You just should know how to do it. That is it. So basically, you turned your passion into your business. Correct. That is it. That's great. That's very nice. मेरा भी प्रश्न है आपको, बट जैसे आपने ये होम ग्रोन बिजनेस को चालू किया, जैसे अभी करेंटली मार्केट या पहले से ही पेप्सी, कोका कोला, फ्रूटी, ये बेवरेजेस मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट में, तो आपने ये चीज़ को कैसे सोचा कि नींबू पानी से जो आप चालू किया, जीरो से चालू की, तो हाउ डिड यू फील एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डिड यू गैदर बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस? इसके पीछे एक्चुअली दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहला तो इट इज़ द हेरिटेज दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट। अगर आप रिकॉल करो, हमारे धर्मों में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इवन इन द नेपाली सोसाइटी और इन द हिंदू सोसाइटी, पहले घर में कोई भी गेस्ट आते थे तो घेले में का ठंडा पानी में नींबू निचोड़ के उनको दिया जाता था। काले, नारंगी और तरीके के ड्रिंक तो हमें बाहर के लोगों ने पीना सिखाया है, ठीक है। तो मैंने जब पहला प्रोडक्ट निकाला जीरा का, वो एक्चुअली मेरे दादाजी की ही रेसिपी थी। बचपन में मेरा पेट बहुत ख़राब होता था, तो वो मुझे जीरा पीस के उसमें काला नमक डाल के दिया करते थे, बेटा तो ये पी ले, तेरा काम हो जाएगा बोल के। तो एक जगह हम कह रहे हैं कि हमें नेपाल प्रमोट करना है, और एक जगह हम ये उसी नेपाल के अंदर वेस्टर्नाइज सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं। वी डोंट नो दिस बट वी आर एक्चुअली डूइंग इट। सो हु टेक्स केयर ऑफ दैट? समबडी हैज टू डू इट, राइट? तो मैंने वो एक पहला स्कोप देखा। दूसरा, ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं ना, आई मीन आई फील सम वे ये आपको ऐसे सारे अपने प्रोडक्ट्स देते हैं कि आप चाहते ना चाहते उनके गुलाम बन जाओगे। आज आप कोई भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ठीक है, मैं किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आप आज कोई भी सुपरमार्केट में चले जाओ और वहाँ से आप सारे मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स को हटा दो, आपको पता चलेगा आपकी देश की क्षमता क्या है और वो क्या कर रहे हैं और कितनी अपॉर्चुनिटी है।
बस वो अपॉर्चुनिटी को देखना और उसमें काम करना है। म्यांमार में इतना बड़ा कूप हुआ, सबसे पहले कौन भागे? कल सोचो वैसा कुछ भगवान ना करे पर नेपाल में हो जाए तो आपके पास दांत ब्रश करने के लिए पेस्ट भी नहीं रहेगा। इस गैप को फील करना है। एंड आपकी तो संस्था में भी हुआ है। इफ वी डोंट डू इट, हु विल डू इट? हमारे बच्चों को हम क्या दे के जाएंगे और हमारे बड़ों को हम जाके क्या बोलेंगे, मैंने क्या बना के आया है? इसका जवाब दे दो। नाइस इन्फॉर्मेशन। विकास जी के लिए क्वेश्चन है। सर, आप लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हो, तो वो कैसे हैंडल करते हो? क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो? कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे मेंटेन करते हो? उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। देखिए, क्वालिटी एक कल्चर है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं केएल दुर्गा ग्रुप के, वो क्वालिटी बेस्ड है। हम लोग पहले फर्स्ट प्रेफरेंस क्वालिटी को देते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम ऑलवेज इनोवेट करते हैं, पैकेजिंग हमारी ऑलवेज इनोवेटिव रहती है। हम अपने टेक्नोलॉजी को ऑलवेज इनोवेट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं। आज हमारे पास जो एडिबल ऑयल की जो फैक्ट्री है वो अल्फा लावाल स्वीडन की है। जो हमारे पास राइस मिलिंग है वो आज सटाके जापान की है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को साथ लेके आप चलोगे और क्वालिटी को मेंटेन करोगे, बिकॉज उस प्रोडक्ट में आपका नाम लिखा हुआ है। तो अगर वो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड रहेगा तो आपका नाम खराब होगा और आप दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाओगे। आपने बोला इतने प्रोडक्ट हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, इसका एक ही सूत्र है कि हम हर एक में क्वालिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपकी एक क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर दूसरे को भी लेने ट्राई करने की कोशिश करेगा, और एक बार ट्राई करेगा और उसको क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो वो बार बार लेगा उसको। तो आपकी क्वालिटी ऑलवेज अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपकी तभी आएगी जब क्वालिटी है। क्वालिटी स्पीक्स इट इन सेल्फ। सो आपका कल्चर जो है, हमारे जो ग्रुप का कल्चर ही है कि वी फोकस ऑन क्वालिटी। अगर हम इंपोर्ट भी कोई आइटम करते हैं तो वो उसमें ये देखते हैं कि वो अपनी कैटेगरी में, अपनी कंट्री में नंबर 1, 2, 3 है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम उसको नहीं लाते हैं यहाँ पे। सो ऑलवेज वी फोकस ऑन क्वालिटी, और क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर, जैसे बोला जाता था कि कस्टमर इज़ अ किंग, तो आपका कहने का मतलब या आपने जो बताया वो बोल रहा है कि क्वालिटी इज़ द किंग? कस्टमर इज अ किंग व्हेन दे बाय योर प्रोडक्ट। इफ दे विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट तो वो कस्टमर किंग कैसे होगा आपके लिए? तो आपको उसको फर्स्ट ट्राई करने के लिए और आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए तो आपको क्वालिटी स्पीक करनी पड़ेगी, और आपकी पैकेजिंग इतनी इनोवेटिव और लेटेस्ट होनी चाहिए कि वो एक बार आपको पिक करे। और डेफिनेटली उसके बाद तो आपको कस्टमर को हेल्ड ऑन करना है, तो उसके लिए आपकी क्वालिटी आपको मेंटेन करते हुए जाना पड़ेगा। आपको कस्टमर के लिए नई नई चीज़ें करनी पड़ेगी। वो तो सभी करते हैं मार्केटिंग में, लेकिन फर्स्ट की थिंग इज़ क्वालिटी। तो मिस्टर आशीष जी के लिए, आपका बिजनेस नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह एकदम अच्छा से है, तो हाउ डू यू मेंटेन योर प्रोडक्ट क्वालिटी? ऐसा है, क्वालिटी इज नेवर अ डेस्टिनेशन, इट्स एन ऑलवेज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे दुगर सर ने कहा, हर वो प्रोडक्ट जो शेल्फ में है, हर वो प्रोडक्ट जो मार्केट में कोई कंज्यूम कर रहा है, वो उसके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर आप उस एक्सपीरियंस को स्पॉइल कर देते हो तो आप अपनी पूरी हेरिटेज को स्पॉइल करते हो। एंड द वेरी गुड थिंग अबाउट वर्किंग आउटसाइड योर कंट्री इज़ दैट कि जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट के आगे आपका देश का झंडा चल रहा है, तो उसकी इज्जत के लिए भी आपको बेस्ट करना ही पड़ेगा। 100 में अगर एक भी हो जाए तो 100 नहीं रहता। एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद एंड यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट, वो एक की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी इतना सैचुरेटेड मार्केट है और ऐसे डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल ब्रांड्स है, तो इसमें यू हैव टू बी ऑन द टॉप। अगर आपने एनीथिंग बिलो द बेस्ट, इफ यू गिव एनीथिंग बिलो द बेस्ट, दे विल अपरूट एंड थ्रो यू आउट। मैं एक ऐसी जंग में हूँ जिसमें मेरे अगेंस्ट जो है, उनका एक कॉन्टिनेंट का सेल हमारे पूरे एशिया पैसिफिक से भी ज़्यादा है। उनकी एक देश की इनकम हमारी पूरी जीडीपी से ज़्यादा है। तो हम टिके क्या चीज़ में? क्वालिटी।
एक ऐसी कसौटी है जहां पर कोई गलती की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। सर अब नेक्स्ट कैटेगरी इथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए, फर्स्ट मैं विकास जी से बात करूँगा फिर आपसे। क्वेश्चन है, हाउ डू यू बिल्ड अ वर्क प्लेस कल्चर बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये तीनों चीज़ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारीता, पारदर्शिता और इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को कैसे प्रमोट करते हो, कैसे आप डेवलप करते हो, उसके बारे में आप थोड़ा शेयर करो। मेरा मानना है कि जो आप ईमानदारीता बोल रहे हैं, ऑनेस्टी बोल रहे हैं, ये पहले आपको खुद को ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको कट कॉर्नर्स नहीं करना है। अगर आपका कोई कर्मचारी जो टारगेट पूरा करता है लेकिन कट कॉर्नर्स करके करता है और आप उसको रिवॉर्ड करते हो, तो दूसरे भी जो जितने आपके कर्मचारी हैं वही सीखते हैं। तो आपको वो इजी वे नहीं अपनाना है। आपको उनको ये सिखाना है कि आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो जो ट्रांसपेरेंट होके और कट कॉर्नर्स नहीं करके ईमानदारीता, ऑनेस्टी से काम कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले मेरा ये मानना है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑनेस्ट बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो खुद को ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अगर आप खुद और ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हैं तो डेफिनेटली वो कल्चर डाउन द लेन आपके एम्प्लॉयज़ में जाएगा और वही आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट बनाएगा। ये मेरी मान्यता है। सर, तो फेवरेटिज्म जो चलता है, जो अपने नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा देखते हैं, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप? देखिए, फेवरेटिज्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेफिनेटली जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर मैं ये बोलूँ कि उसको अवॉइड कर सकते हैं तो उसको नहीं कर सकते हो। आपके सिस्टम्स जो हैं अप्रेजल के, वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उसको जो है फेवरेटिज्म का चांस ही नहीं मिले, पॉइंट्स उसके हिसाब से आने चाहिए। और दूसरा, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम जब भी अपनी कोई इंस्टीट्यूट, अपने फैक्ट्रीज या अपने ऑफिसेज में जाते हैं तो हम अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनसे डायरेक्ट 1-to-1 बात करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। तो उस समय क्या होता है कि आपको रियलिटी आपके सामने आती है। जब आप उनके साथ बात नहीं करोगे, उनसे मिलोगे नहीं, आप खाली अपने टॉप मैनेजमेंट से मिलोगे, तो आपको रियलिटी नहीं मालूम पड़ेगी। तो हमारा ये मानना है कि ये हमारे फादर ने सिखाया कि एक छोटे से प्यून से भी मिलो और एक ऊपर के कर्मचारी से भी मिलो, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। सेम क्वेश्चन टू आशीष जी। वेल, मेरे ये छोटे एक्सपीरियंस में, मेरी जितनी उम्र है उनका तो सर का एक्सपीरियंस ही है, तो मैं इसको छोटा ही बोलूँगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि एक न्यूट्रल स्टैंड रखना बहुत ज़रूरी है। हम माने या ना माने, इन द फ्यूचर सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ही ह्यूमन रिसोर्स होने वाला है। एक बंदा जो आपके लिए 8 घंटे काम कर रहा है, वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप कॉपी कर पाओगे, लोकेशन को आप रेप्लिकेट कर पाओगे, पर HR को आप रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन। और आपको इफ़ यू आर इन द टॉप मैनेजमेंट और इफ़ यू आर इन द मिड लेवल मैनेजमेंट, आपको एक तो अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत रखनी पड़ेगी। दूसरा, यू हैव टू मेक अ स्टैंड ऑफ फायर, ज्वाला। वो ज्वाला के पास में कोई भी आए, उसे उसकी नरमता मिलेगी, पर बहुत नज़दीक जाए तो हर हाथ जलेगा। ये एक क्लियर लाइन होनी चाहिए। जब ये चीज़ आप ट्रांसपेरेंटली रिफ्लेक्ट करोगे, लोग अपने अंदर का बेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की फ़र्क है, हाँ, किसी की क्षमता होती है कोई 5 kg का लोड ले, किसी की क्षमता होती है कोई 10 kg की लोड ले, पर कोई भी किस्म का हैरेसमेंट, कोई भी किस्म की बुलिंग एक क्लर्क को भी नहीं होनी चाहिए और एक CEO को भी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपका स्टैंड फायर का होना पड़ेगा कि नज़दीक आओ, ठीक है, बहुत नज़दीक आओ तो हर हाथ जलना चाहिए, नॉट जस्ट एवरीवन। नाइस इन्फॉर्मेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन हम दोनों को पूछना चाहेंगे। हाउ डू यू बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी?
प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हिसाब से हैंड टू हैंड जाती है। आप अगर कोई बिजनेस चालू करते हो तो आप वहाँ पे जॉब क्रिएट कर रहे हो, सो दैट इज़ फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आप उसको फेयर उसका जो हिस्सा है वो देते हो, दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उस एरिया के स्कूलों को, आप उस एरिया में मेडिकल कैंप करते हो। जो लोग सोचते हैं कि हमारा ये तो खर्चा हो रहा है, खर्चा नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। यदि आपकी कम्युनिटी पास में खुश रहेगी तो आपका बिजनेस भी पनपेगा। तो हमारा ये मानना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस दोनों हैंड टू हैंड, प्रॉफिटेबिलिटी दोनों हैंड टू हैंड जाती है। अगर आपके लोग खुश हैं, आपके जो आसपास के लोग खुश हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा। तो इसीलिए दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही कॉइन के दो पहलू है, मतलब बोथ शुड बी बैलेंस्ड फॉर द ग्रोथ। बोथ शुड बी बैलेंस्ड, यस डेफिनेटली। आशीष जी, आपका क्या राय है? अभी तो देखिए ऐसा है कि इवन बाय द लॉ ऑफ नेपाल के लॉ के अनुसार भी आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ % CSR में डालना ही पड़ेगा। अगर वो ना भी हो तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर होमो सेपियंस, वी आर ऑल ह्यूमन। हमारी बाय डिफ़ॉल्ट एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरफ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ईश्वर ने सबको एक प्रकार तो बनाया नहीं है, किसी को थोड़ा ज़्यादा काबिल बनाया है, किसी को कम काबिल बनाया है। ये सोसाइटी डेवलप होगी कैसे? आज आप यूएस में जाओ, यूएस में आप देखो लोग ऐसी सड़कों में पड़े हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, इतनी सारी भुखमरी हैं। वहीं पर आप यूरोप में जाओ, स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर आपको कोई बंदा मिलेगा ही नहीं बाहर, भुखमरी का नामो निशान नहीं है वहाँ पर, बिकॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ दैट वे, द सोसाइटी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, द गवर्नमेंट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये शब्द को एज अ लाइबिलिटी नहीं समझना चाहिए, सबसे पहली बात। और बड़ी मस्त चीज़ है सर ये, अगर आप लिटरली, और मैं तो पर्सनली देखा था, अगर आप लिटरली सोसाइटी को देते हो, वो बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। और वो इस तरीके से आएगा कि जो वो कहते हैं ना किक जो मिलती है, वो जो किक मिलती है वो कोई सक्सेस आपको नहीं दे सकती। आज आपने एक बच्चे के आंखों में रोशनी दी है, जो सेटिस्फैक्शन आपके क्लब को मिला, कोई और वो सेटिस्फैक्शन दे सकता है? हम कॉर्पोरेट्स को भी वही चीज़ है, जब हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है, उससे इतनी ऊर्जा मिलती है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाता है। पर हाँ, जो हम कमाएं उसका एक अंश देना ही चाहिए, चाहे वो आप गौदान में दो, चाहे आप एनिमल में दो, चाहे आप ट्रीज़ को दो, चाहे आप ह्यूमंस को दो। जितना आप दोगे वो मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली आप ही को आने वाला है, आपको नहीं तो आपके जनरेशन को आएगा। सही बात कही कि ग्रैटिट्यूड जिसको बोलते हैं अपने, आप जितना दोगे उससे कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास आने वाला है, दैट इज़ वेरी श्योर। तो इसको डेफिनेटली अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है, और वो अपने को हर पग पग में जितनी क्षमता हो उतनी ज़रूर करनी चाहिए। So, मतलब ये एक एसेट बन जाता है, इन द लॉन्ग रन इट्स एन एसेट। सेट सर, इट बिकम्स अ ब्रांड, और वो जिंदगी भर कमा के देगा आपको। सर अगला क्वेश्चन रिलीजन रिलेटेड है। क्वेश्चन इज, कैन स्पिरिचुअलिटी एंड बिजनेस को एग्जिस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रोफेशनलिज्म? प्रोफेशनलिज्म को हानि नहीं करते हुए स्पिरिचुअलिटी एंड बिजनेस एक साथ कैसे, क्या को एग्जिस्ट कर सकते हैं? जनरली अपने लोग सोचते हैं कि भी बिजनेस एकदम हार्ड बनाता है अपने लोग को, स्पिरिचुअलिटी जो है अपने को सॉफ्ट बनाता है। लेकिन मेरा मानना है कि भी अगर आप स्पिरिचुअल होगे, जैसे आज हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में, आज हमारे पूर्वजों ने और हमने भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया, चाहे उसमें कितना ही पैसा हो, चाहे वो सिगरेट का काम हो, चाहे वो बियर का काम, हम लोग को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो होटल का काम हो जहाँ पे नॉनवेज बिकता, नहीं, हम लोग ने नहीं किया, तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी है। तो आज उस प्रिंसिपल को फॉलो करना ही मैं मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी है, न कि ध्यान करना, न कि वो करना। आज हमारी फैक्ट्रियों में कहीं पर भी नॉनवेज नहीं खा सकते हैं आप, जबकि ये नेपाल में मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हम लोग ने उसको मेंटेन किया और आज भी मेंटेन कर रहे हैं।
तो देखिए आपका प्रिंसिपल ही स्पिरिचुअलिटी है। तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस दोनों हैंड टू हैंड चलाना चाहिए अपने को। अगर अपने दोनों को चलाएंगे, अपने प्रिंसिपल्स वही हैं, तो अल्टीमेटली प्रोफेशनलिज्म भी वही है। ये तीनों चीज़ मेरे हिसाब से हैंड टू हैंड चलती है, और अपने इसको साथ में लेके अपने प्रॉफिट ही हर एक चीज़ का मकसद नहीं होता है। देखिए अपने प्रिंसिपल, अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने जो महाराज लोग सिखाते हैं, अपने जो धर्म सिखाता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से इसको स्पिरिचुअल भी होना जरूरी है, और साथ में बिजनेस भी साथ में चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिस्टर आशीष जी, व्हाट आई थिंक इज कोई चीज़ में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। तो हाउ कैन रिलीजियस प्रिंसिपल्स हेल्प एंटरप्रेन्योर्स ओवरकम चैलेंजेस एंड फेलियर्स? Well, when you talk about religion, okay, this is very important to talk about the Vedas and the books that we have. मतलब हमारे पूर्वजों ने, जैसे हमने रामायण देखा, महाभारत देखा, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन एक एग्जांपल से देता हूँ। हम सबको भगवान श्री राम, हमें पता है भगवान श्री राम कौन थे। विष्णु के अवतार, मानव का सर्वश्रेष्ठ पथ। मतलब वो इतने शक्तिशाली थे, विष्णु के इतने पावन अवतार थे कि उनके एक तथास्तु से हनुमान जी अमर हो गए, चिरंजीवी हो गए। पर अब एक चीज नोटिस करो, जब सीता माँ को अपहरण किया रावण ने, तो उनको भी एक टीम की जरूरत थी। उनको भी हनुमान की जरूरत पड़ी, उनको लक्ष्मण की जरूरत पड़ी, नल, नील, सुग्रीव, जामवंत, सब की जरूरत पड़ी। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें टीम वर्क सिखाता है। आज के ज़माने में बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, जनरेशन जी के लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं आई एम अ वन मैन आर्मी। यार जब भगवान श्री राम नहीं सके तो आप कैसे सकोगे? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन अ टीम एंड वर्क विद द टीम। जब आप एक टीम के साथ काम करो तो आपका काम और बाय डिफॉल्ट बेटर होगा। और हमारे रिलीजन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्न मैनेजमेंट तक बोलता है कि यार दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। चाहे अभी हमने एथिक्स की बात की, वो शबरी के बेर, छुआछूत तो वहीं मर गया ना। एथिक्स हमें वहाँ सीखने मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा रिलीजन सिखा सकता है, जिसको मॉडर्नाइज्ड वे में आप एक एंटरप्रेन्योर कल्चर में अडेप्ट करो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलेगा। एंड इट इज़ देयर राइट इन फ्रंट ऑफ अस इन द बुक्स। अब हम हमारे आखिरी अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो ये क्वेश्चन दोनों के लिए है। व्हाट इज़ द वन एडवाइस दैट यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? एक मिनट सर, तो इसको शॉर्ट में रखते, टाइम कंस्ट्रेंट को कंसीडर करते हुए, तो अपने उस अनुसार प्लान करें। वन सिंगल एडवाइस इज दैट यू बिल्ड ट्रस्ट। आप कोई भी काम करें, आप ट्रस्ट बिल्ड करें। ट्रस्ट आप बिल्ड करेंगे तो बैंकर्स को भी आपके पास, आपको जाना नहीं पड़ेगा, बैंकर्स आपके पास आएंगे। कस्टमर को एक ट्रस्ट रहेगा तो आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आपके एम्प्लॉय में ट्रस्ट रहेगा तो आपकी टीम स्ट्रांग बनेगी, आपके पास अच्छे लोग काम करने के लिए आएंगे। तो रेपुटेशन क्वाइटली बिल्ड्स अप लाइक इंटरेस्ट, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। सो बिल्ड योर रेपुटेशन। तो आपका, मेरा एक ही मानना है, एक इम्पैक्ट ये जब आएगा, जब आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ आपके पास आएगी। सर एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। तो मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस रहती है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ और यहाँ भी बोलना चाहूँगा कि एवरी मॉर्निंग जब आप अपने ड्रेस पहन रहे हो एंड यू लुक इन द मिरर, आप ये देखो क्या आप कल से बेहतर हो, और क्या आप आज ऐसा कुछ करोगे कि आप कल आज से बेहतर बन सको। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। थैंक यू सर, आप लोग ने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए। बाकी टाइम भी आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, एंटरटेनमेंट बाकी है अभी भी। तो थैंक यू वेरी मच।